सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं सत्ता, बारूद और एक ऐसे भीषण युद्ध की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये पूरे 800 सालों का एक लंबा सफर है। शुरुआती अरब हमलों से लेकर पानीपत के मैदान में हुए उस महासंग्राम तक जहां से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प इतिहास को खंगालते हैं। हमारी आज की चर्चा का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम शुरुआती अरब और तुर्क आक्रमणों को समझेंगे, फिर लोदी वंश के उदय की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पानीपत की युद्ध की नौबत आखिर आई कैसे, फिर उस ऐतिहासिक प्रथम पानीपत युद्ध की रणनीतियों को डिकोड करेंगे और अंत में मुगल शासन की उस सुबह की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए, पहला पड़ाव शुरुआती अरब और तुर्क आक्रमण। इस कहानी की जड़ें काफी पीछे जाती हैं। 570 ईस्वी में इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के जन्म और 632 ईस्वी में उनके निधन के बाद खलीफाओं ने दुनिया भर में बेहद तेजी से अपना विस्तार किया। सीरिया, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान को फतेह करने के बाद जाहिर सी बात है उनकी नजरें भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध सीमाओं की ओर मुड़ गई। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। शुरुआत होती है 712 ईस्वी से, जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराकर सिंध पर कब्जा किया। इसके बाद 1001 ईस्वी के आसपास तुर्क आक्रमणों का सिलसिला शुरू होता है। फिर काफी आगे चलकर 1451 में दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना होती है, जो आखिरकार 1526 के पानीपत युद्ध पर आकर अपने चरम पर पहुंचता है। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने इतिहास की धारा मोड़ दी। जब हम शुरुआती अरब आक्रमणकारियों की बात करते हैं, खासकर मोहम्मद बिन कासिम की, तो उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि प्रशासन चलाना भी था। और इसके लिए उन्होंने खास टैक्स सिस्टम लागू किया। इसमें सबसे प्रमुख था जजिया। अब ये जजिया क्या था? ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक ये एक तरह का सुरक्षा कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इस कर से पूरी तरह छूट दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों के लिए ज़कात नाम का सिस्टम था। 17, जी हां, पूरे 17 बार। अरबों के बाद जब तुर्कों का दौर आया तो महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर एक, दो नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किए। उसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और यहाँ की बेहिसाब दौलत हासिल करना था। जरा सोचिए, उस दौर में इस क्षेत्र ने सत्ता और पैसे के लिए कितनी भारी उथल पुथल झेली होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, लोधी वंश का उदय। साल है 1451। दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक ढांचा पूरी तरह बदलने वाला था। बहलोल लोधी ने अंतिम सैयद शासक को सत्ता से हटाकर दिल्ली में पहले अफगान राजवंश की नींव रखी। एक नए शासक वर्ग ने दिल्ली की कमान अपने हाथों में ले ली थी। इस पूरे लोधी वंश को समझने के लिए हमें इन 3 प्रमुख चेहरों को देखना होगा। पहले थे बहलोल लोधी, जिन्होंने अफगान सरदारों को मजबूत कर नींव रखी। उनके बाद आए सिकंदर लोधी, जिनके समय में साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था और आगरा को एक प्रमुख केंद्र बनाया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है तीसरे शासक इब्राहिम लोदी के साथ, जिसके शासनकाल में यह मजबूत साम्राज्य अंदर से दरकने लगा। सिकंदर लोदी की बात करें तो इतिहास में उनकी छवि काफ़ी जटिल है। स्रोतों से पता चलता है कि वो एक बहुत ही कुशल प्रशासक था, जिसने व्यापार और खेतीबाड़ी को काफ़ी बढ़ावा दिया। लेकिन उसी के साथ साथ इतिहास में उसे उसकी धार्मिक असहिष्णुता और मंदिरों को नष्ट करने के लिए भी जाना जाता है। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ कठोर नीतियाँ, यही उसका मिला-जुला और जटिल शासन था। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी पानीपत की तरफ कैसे मुड़ती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मजबूत साम्राज्य उस खौफनाक मोड़ पर जा पहुंचा जहां से वापसी नामुमकिन थी। जब 1517 में इब्राहिम लोदी ने सत्ता संभाली तो उसका रवैया बेहद कठोर और अड़ियल था। उसने उन शक्तिशाली अफगान सरदारों को ही नाराज कर दिया जो असल में उसके साम्राज्य की रीढ़ थे। इसका नतीजा क्या हुआ? क्षेत्रीय विद्रोह भड़क उठे, राजपूत राजाओं से भारी चुनौतियां मिलने लगीं और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य यानी पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। और यही वो राजनीतिक खालीपन था जिसने इतिहास की सबसे बड़ी चिंगारी को हवा दी। 1524 में इब्राहिम लोदी से तंग आ चुके उसके अपने ही सरदारों दौलत खान लोदी और आलम खान ने एक आत्मघाती कदम उठाया। उन्होंने काबुल के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दे डाला। मतलब घर की अंदरूनी नाराजगी ने एक बाहरी ताकत के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए।
और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक सवाल खड़ा होता है। 1525 के अंत में बाबर भारत तो आ गया, लेकिन कैसे? महज 15,000 सैनिकों की एक छोटी सी फौज ने 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों वाली विशालकाय सेना को धूल चटा दी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका जवाब हमें सीधे युद्ध के मैदान में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं 21 अप्रैल 1526 की उस ऐतिहासिक सुबह में, प्रथम पानीपत युद्ध। दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाले पानीपत के वो समतल मैदान जो उस दिन एक ऐसे महासंग्राम के गवाह बनने वाले थे जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देनी थी। अब जरा इस भारी अंतर को देखिए। एक तरफ है इब्राहिम लोधी, जिसकी पारंपरिक सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिक और 1000 जंगी हाथी हैं, दिखने में एकदम अजेय। और दूसरी तरफ है बाबर, गिनती के सिर्फ 12 से 15,000 सैनिक, लेकिन उसकी सेना बेहद चुस्त थी। और सबसे बड़ी बात, उसके पास 20 से 24 आधुनिक फील्ड तोपें थीं। ये तोपें इस पूरे खेल का पासा पलटने वाली थीं। छोटी सेना होने के बावजूद बाबर का आत्मविश्वास उसकी रणनीतियों में था। सबसे पहली और अचूक रणनीति थी तुलुगमा। इस तकनीक में बाबर ने अपनी पूरी सेना को बाएं, दाएं और मध्य हिस्सों में बांट दिया। इससे हुआ ये कि उसकी छोटी सेना भी दुश्मन को बड़ी तेजी से चारों तरफ से घेरने और अचानक वार करने में सक्षम हो गई। ये पूरी तरह से एक मास्टर स्ट्रोक था। और दूसरी सबसे क्रांतिकारी रणनीति थी अरबा। ये एक गजब का रक्षात्मक चक्र था। बाबर ने लकड़ी की गाड़ियों को रस्सियों से बांधकर एक अभेद दीवार जैसी बना ली। इस सुरक्षा कवच के ठीक पीछे उसका तोपखाना पूरी तरह से सुरक्षित था, जहां से लगातार और बिना रुके गोलाबारी की जा सकती थी। भारतीय युद्ध के इतिहास में बारूद और फील्ड तोपों का ऐसा सटीक और घातक इस्तेमाल पहली बार हो रहा था। इब्राहिम लोदी को सबसे ज्यादा घमंड अपने 1000 जंगी हाथियों पर था, लेकिन बाबर की तोपों की कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट ने इन हाथियों में ऐसी दहशत फैलाई कि सब कुछ उल्टा पड़ गया। घबराए हुए हाथी पीछे की तरफ भागे और अपनी ही सेना को बुरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। लोदी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और मैदान में पूरी तरह से हाहाकार मच गया। नतीजा क्या रहा? यह भीषण युद्ध 21 अप्रैल की दोपहर से पहले ही खत्म हो गया। जी हां, कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोधी और उसके 15,000 सैनिक मैदान में मारे गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा भयानक अंत होगा। बाबर की इस एक तरफा जीत ने दिल्ली और आगरा पर मुगलों का कब्जा पक्का कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं मुगल शासन की शुरुआत पर। यह युद्ध बहुत ही शानदार ढंग से यह साबित करता है कि कैसे भारत में युद्ध लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। ये महज एक शासक की हार या जीत नहीं थी, ये भारतीय इतिहास के एक बिल्कुल नए युग की सुबह थी। इस घटना ने एक पूरी तरह से नया प्रतिमान, एक नया पैराडाइम शिफ्ट स्थापित कर दिया। सदियों से चली आ रही हाथियों वाली पारंपरिक सेनाओं की जगह अब तेज तलवार और मोबाइल तोपखाने ने ले ली थी। इस जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत के युग का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया और एक ऐसे नए प्रशासन की नींव पड़ी जिसने आने वाले समय में भारत की राजनीति और संस्कृति को एक सूत्र में बांधने का काम किया। 300 साल बाबर की उस एक दिन की अचूक रणनीति और बारूद के सटीक इस्तेमाल ने जिस साम्राज्य की नींव रखी, उस मुगल साम्राज्य ने अगले 300 से भी ज्यादा सालों तक भारत पर राज किया। ये जीत कोई साधारण सत्ता परिवर्तन नहीं थी, इसने आने वाली कई सदियों के लिए भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य तय कर दिया था। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प व्हाट इफ यानी ऐतिहासिक सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, अगर बाबर की उन चंद फील्ड तोपों ने लोधी के उन 1000 हाथियों में वो खौफ पैदा नहीं किया होता, तो क्या वो 300 साल लंबी मुगल विरासत कभी अस्तित्व में आ पाती? इतिहास की यही छोटी लेकिन बेहद अहम कड़ियां उसे इतना रोमांचक बनाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।